देखो इसमें बच्चों नई समस्याएं भारत की खोज, इस पाठ के अंतर्गत आज हम अरब और मंगोलों का प्रवेश किस तरह आपके भारतवर्ष में हुआ या अरब और मंगोल किस तरह से भारतवर्ष में आए। तो जब अरब और मंगोलों का आगमन हुआ तो उस समय हमारे भारतवर्ष में किसका शासन था? राजा हर्ष का। हर्ष बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही समृद्ध और बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए कि उनके सर्वगुण संपन्न शासक थे और शक्तिशाली राजा थे। तो ऐसे समय में इस्लाम का बहुत ही धीरे से आगमन हुआ। लगभग 600 वर्षों में यह भारत तक पहुंचा था। को पहुंचने में करीब 600 वर्ष लग गए थे और भारत के मध्य भाग से इसका मतलब प्रारंभ हुआ। मतलब मध्य भाग में, भारत के मध्य भाग से इस्लाम का ज़्यादा आगमन हुआ। मध्य भाग तक पहुंचने में से लगभग 600 वर्ष लग गए, क्योंकि ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्र से ही आक्रमणकारी जो है उत्तरी क्षेत्र से ही आते थे। और इसलिए आपने देखा होगा कि भारत का जो उत्तर भाग है उसमें जो है ज़्यादातर मुगलों का शासन रहा। ठीक है, दक्षिण भारत तक वो नहीं पहुंच पाए थे, पहुंचने में उनको समय लग गया, लेकिन पूरी तरह से तब भी नहीं पहुंच पाए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अरब जो थे वो भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए और धीरे धीरे अरब सभ्यता का क्रमशः जो है पतन शुरू हो गया। मध्य तथा पश्चिमी एशिया में से जो कई तुर्की जातियां भी आगे आईं और तुर्की जातियों ने भी कोशिश की भारत पे अपना आधिपत्य जमाने की। तो भारत के जो सीमावर्ती देश थे, जैसे अफ़गानिस्तान था, उधर से जो है उस समय पाकिस्तान नहीं था, तो अफ़गानिस्तान की सीमा से तुर्क जो है भारत में प्रवेश किए और धीरे धीरे यहाँ पर इस्लाम धर्म को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की। अरबों ने क्या किया था कि बहुत दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके जो है जीते थे, फतह किए नहीं, जीते थे। फिर उन्होंने क्या किया, लेकिन वो इतना प्रयास करने के बाद भी वो सिंध नदी से आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो शायद जो है उस समय क्या था कि जो भारत की संरचना थी या भारत तब जो है आक्रमणकारियों को रोक पाने में सफल हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से हट करके क्या हो गया, एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। सिंध जो था बगदाद के अंतर्गत आता था, अफगानिस्तान के, लेकिन वो एक स्वतंत्र, स्वयं को उसने एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच जो है धीरे धीरे एक व्यापारिक संबंध बढ़ने लगे थे। दोनों ओर से क्या हुआ, यात्रियों का आना जाना शुरू हो गया, राजदूतों का आना जाना शुरू हो गया, राजदूतों की अदला बदली होने लगी। और उसके बाद जो भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर जो है, खगोल शास्त्र की पुस्तकें जो है, अंतरिक्ष विज्ञान की जो पुस्तकें हैं वो कहाँ पहुँचने लगी? बगदाद। और यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध जो है उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि भारत के जो दक्षिणी राज्य थे वो भी इसमें हिस्सा लेने लगे। विशेषकर जो राष्ट्रकूट देश थे और जो तटीय क्षेत्रों पे रह रहे थे, उन्होंने क्या किया, व्यापार शुरू कर दिया। इस लगातार संपर्क के कारण क्या हुआ कि भारतीयों को अनिवार्य रूप से, तो चूंकि इस्लाम के धर्म की जानकारी थी नहीं, लेकिन इस धर्म को, नए धर्म को प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया था भारत। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोग इस धर्म को भी मतलब बस जगह देते गए, जगह जगह मस्जिदें बन गईं। और लेकिन ना इसका विरोध जनता ने किया और ना समाज ने किया। तो इस तरह से कोई धार्मिक झगड़े भी नहीं हुए, क्योंकि भारतीय सदैव से सहिष्णु रहे हैं। अन्य धर्मों का भी आदर करना उनके प्रवृत्ति में रहा है। तो अर्ध राजनीतिक ताकत के रूप में कई शताब्दी पहले इस्लाम ने भारत में प्रवेश कर लिया था।
मतलब कई शताब्दी यानी 100 वर्ष, तो कई 100 वर्ष, 600 वर्ष का तो आपको आंकड़ा बताया ही जा रहा है। और अभी आप जितना इसके बाद बीत चुका, तो मतलब इस्लाम ने अपना धीरे धीरे स्थान जो है यहाँ बनाना शुरू कर दिया था। इसी के अंतर्गत बच्चों आप ये देखेंगे कि जो महमूद गजनवी था और अफ़गान थे, उनका भारत में कैसे आगमन हुआ। तो महमूद गजनवी जो है हमेशा भारत को लूटने के ही उद्देश्य से आता था। लगभग 300 वर्षों के लंबे समय तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान से महमूद गजनवी आया और उसने भारत पर आक्रमण किया। वह तुर्क जाति का था और मध्य एशिया तक इसकी शक्ति का विस्तार था। मतलब उसने अपनी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा लिया था। और उसने क्या किया कि इसने भारत पर बड़ी निर्ममता से आक्रमण किया और यहाँ के लोगों के धन संपदा को लूट ले गया और हिंदुओं को बिल्कुल धूल कणों की भांति बिखेरता चला गया। मतलब बहुत बुरी तरह से हिंदुओं को मारता गया। और इस अपने जो है इस कारण से वो लोगों के मन में इस्लाम धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी, क्योंकि ये महमूद गजनवी ने बहुत ही बुरी तरीके से भारतीयों को रौंदा था। उत्तर भारत से पूरा जो गजनवी से पूरा उत्तर भारत प्रभावित था, क्योंकि उत्तर भारत में उसने बहुत विनाश लीला मचाई थी और दक्षिण भारत तक वो नहीं पहुंच पाया था। बहुत सारे शासक दक्षिण भारत, इसलिए आप अभी भी आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ एक से एक सुंदर सुंदर मंदिर और दर्शनीय स्थल बचे हुए हैं। उत्तर भारत के तो सभी स्थलों को तोड़ दिया गया या मंदिरों पे आधिपत्य जमा लिया गया, वहाँ मस्जिदें बना दी गई। तो इसलिए आप देखते हो कि उत्तर भारत में ये जो है विषम परिस्थिति हर जगह देखने को मिलती है। उत्तर भारत के पंजाब और सिंध को क्या किया, उसने अपनी सत्ता में मिला लिया। कश्मीर और राजस्थानी इलाकों में लेकिन वो नहीं जीत पाया, वहाँ पे वो उसे भारी हार मिली। इसकी मृत्यु करीब 1030 ईस्वी में हो गई और करीब उसकी मृत्यु के करीब 150 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण ना हुआ। फिर क्या हुआ, शहाबुद्दीन गौरी आ गए, क्योंकि सभी को पता था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में अकूत धन संपदा और ज्ञान का भंडार था। तो हाँ, बहुत भारत का स्थान कहाँ से कहाँ तक जाता। तो शहाबुद्दीन ने जब सुना, शहाबुद्दीन गौरी ने कि गजनवी के पश्चात शहाबुद्दीन गौरी ने जब अपनी शक्ति बढ़ाई, तो वो क्या हुआ और गजनवी पर हमला कर उसे पूर्णतया ध्वस्त कर दिया। उसके बाद पहले गजनवी को जीता, गजनवी स्थान पे, फिर उसने क्या किया, लाहौर पे धावा बोला और फिर दिल्ली पे। दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान से उसकी लड़ाई हुई और कई बार उससे उनका युद्ध हुआ। बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे 17 बार माफ़ किया था और 18वीं बार वो पृथ्वीराज चौहान को जब पकड़ लिया तो उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी और उसको बहुत निर्ममतापूर्वक व्यवहार किया, मार दिया और उसकी लड़की संयोगिता को भी उठा ले गया था। तो इस तरह से 1192 ईस्वी में आक्रमण कर दिल्ली की सत्ता का मालिक बन गया था। धीरे धीरे क्या हुआ, भारत के दक्षिण भाग में चोल शासकों का बड़ा प्रभाव पड़ने लगा था। तो जो चोल शासक थे वो करीब अफगानों को दक्षिण पर कब्जा करने में लगभग 150 वर्ष लग गए, क्योंकि चोल बड़े ही बलशाली थे और दिल्ली का स्थान सदा ही जो आक्रमणकारी होते थे उनकी एक ही उद्देश्य होता था कि दिल्ली पर वो कब्जा कर लें, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे तो वो भारत पे कब्जा कर लेंगे। तो 12वीं शताब्दी में जो अफगानों के साथ भारत का बड़ा ही एक अच्छा संबंध था। ऐसा माना जाता है कि अफगान जो है आर्य जाति के थे और भारतीयों के साथ उनके बहुत प्रगाढ़ संबंध थे।
और ऐसा होने से अफ़गानिस्तान जो है भारत का हिस्सा, बहुत लंबे समय तक अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा बना रहा। इसके बाद क्या हुआ, तैमूर आए। तैमूर भी आए भारत पे आक्रमण करने। तो 14वीं शताब्दी के अंत तक तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर भारत की ओर से आक्रमण कर दिल्ली को तबाह कर दिया। दिल्ली में इतनी तबाही मचाई कि पूरा दिल्ली शहर मुर्दों का शहर बन गया था। और मतलब कहते हैं कि उसने मीनारें तक बनवा दी थी, खोपड़ियाँ रख रख के मीनार बनवा दी थी। और अब दिल्ली विशाल साम्राज्य न रह करके समाप्त हो चुकी थी। और दक्षिण में दिल्ली के कमज़ोर होने के कारण दक्षिण में 2 राज्य, बहमनी राज्य और विजयनगर, ये 2 थोड़ा प्रसिद्धि में आए, क्योंकि इन लोग बहुत ही शक्तिशाली एकजुट होकर के, देखो कोई भी अगर उत्तर भारत में भी अगर युद्ध जीतना होता और सारे राजा एकजुट होकर लड़ते तो शायद हमारे देश में जो ये गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और तैमूर जैसे लोग आतताई आए वो ना आ सकते। हाँ, वो नहीं आ सकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तर भारत में हमेशा आक्रमण होता था तो इधर के हिंदू उधर पलायन करने लगे, किधर, दक्षिण में। और उत्तर भारत भी कई भागों में बंट गया था, कई टुकड़ों में बंट गया था। तो हिंदुओं को लगा कि हम दक्षिण में जाएं तो ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो शक्तिशाली रियासत विजयनगर में इन सभी भारतीय शरणार्थियों का स्वागत किया। मतलब विजयनगर में बहुत सारे लोग इधर उत्तर से जाके दक्षिण में बस गए। इसके बाद क्या हुआ, अभी तैमूर का नाश खत्म हुआ ही नहीं था कि 1526 में कौन आ गया, बाबर आ गए। और बाबर उत्तर की पहाड़ियों से होते हुए आया और 1526 में वो दिल्ली की जो सत्ता कमज़ोर थी उस पे उसने अपना शासन जमा लिया। और उसने क्या किया, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार ये नई समस्याएं में 2 जो पाठ के अंश हैं इसको आपको बताया गया है।